नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और मैंने भी अपने पिछले वीडियो में इस बात को कहा है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक मैजिक की तरह काम करता है। तो चलिए इस मैजिक को और डिटेल में समझते हैं कि ये किस तरह काम करता है। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बहुत सीरियसली बोलना चाहता हूँ। जिसने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दिल और दिमाग से एक्सेप्ट कर लिया है, उसकी लाइफ में अकल्पनीय परिवर्तन होते हैं और पैसों को लेकर उसका विज़न बिल्कुल क्लियर हो जाता है। देखिए, स्कूल की बुक हो, कॉलेज की हो, फाइनेंस की हो या बिजनेस की हो या पावर ऑफ कंपाउंडिंग हो, जब हम इनको समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इनको समझने के लिए हमें एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, एक शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, तभी हम इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे हम स्कूल या ऑफिस जाने के लिए एक स्टेप लेकर वहाँ तक पहुँचते हैं, रास्ते में अगर कुछ प्रॉब्लम भी आए तो हम उसे पार करके अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं, वैसे ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए इसे समझते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरह काम करता है। दोस्तों, इसको हम एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे। एक बार एक घमंडी राजा था जिसको अपनी संपत्ति पर बहुत गुरूर था। एक बार एक साधु उसके दरबार में भिक्षा मांगने के लिए आया। राजा ने कहा, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। साधु बोला कि राजा, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे शतरंज के जितने स्क्वायर होते हैं उन सब पर एक के बाद एक डबल चावल रख के दे दो। यानी कि पहले स्क्वायर पर एक चावल, दूसरे स्क्वायर पर दो चावल, तीसरे स्क्वायर पर चार चावल, चौथे स्क्वायर पर आठ चावल, इस तरह से आखिरी के स्क्वायर तक डबल चावल। राजा को लगा, कितना मूर्ख साधु है, मैंने इसे धन मांगने के लिए कहा था, ये तो बस इतने से चावल मांग रहा है। जब सैनिकों ने चावल रखना शुरू किया तो आखिरी के स्क्वायर तक पहुंचने से पहले पहले राजा का पूरा किंगडम बिक गया। तब भी वह आखिरी स्क्वायर तक नहीं पहुंच सके। तो दोस्तों, इसे बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आखिरी के वक्त में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है, बहुत ज़्यादा काम करती है। इसीलिए तो इसे एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। और राजा को यह समझ नहीं थी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में इतना पावर है कि आखिरी के स्क्वायर आते से पहले ही उसका पूरा किंगडम बिक जाएगा। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, एक लड़का है योगेश। उसका एक अच्छा खासा काम है। वो हर महीने 20,000 रुपये की बचत करता है और नियमित रूप से करता है और उन पैसों को नियमित रूप से सेव भी करता है। पर योगेश की समस्या यह है कि वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में नहीं जानता। बस अपना पैसा इकट्ठा करता रहता है और अपने फ्यूचर के लिए जमा करता रहता है। 30 साल तक वो बचत करता है और 30 साल में 60 लाख रुपए की वेल्थ बना लेता है। वहीं दूसरा लड़का है शेखर। शेखर को फाइनेंस की अच्छी समझ है। वह जानता था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरह काम करती है, लेकिन वह योगेश की जितना नहीं बचा पाता था। वह योगेश का 1/10 ही बचा पाता था। यानी कि वह केवल 2,000 रुपये मंथली सेव कर पाता था। लेकिन हाँ, वह उसे निवेश करता था और वो भी कंसिस्टेंट था। शेखर को उसकी समझदारी का बहुत फ़ायदा मिला और उसने सालाना 20% का कंपाउंडिंग रिटर्न लिया और इसी तरह से उसकी वेल्थ बढ़ती चली गई। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि 30 साल बाद शेखर की मात्र 2,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट, जो कि योगेश की बचत की मात्र 10% थी, वह बढ़कर 4,63,21,604 रुपये हो गई है। योगेश की मात्र 60 लाख रुपए थी। तो दोस्तों, लंबे समय में पावर ऑफ कंपाउंडिंग मैजिक की तरह काम करती है। अगर शेखर को 20% रिटर्न न मिलकर 19% रिटर्न मिला होता तो 30 साल बाद यह अमाउंट घटकर 3,65,46,298 होता। यानी कि लगभग 1 करोड़ रुपए कम। और यही अगर उसे 21% का रिटर्न मिला होता तो उसका अमाउंट 5,98,91,000
51,334 होता। तो देखा दोस्तों आपने, पावर ऑफ कंपाउंडिंग में 1% रिटर्न कम या 1% रिटर्न ज़्यादा का भी बहुत बड़ा अंतर होता है। इसका आखिरी में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आप सेविंग स्टार्ट करें, उसके बाद इन्वेस्टिंग में अपना फोकस करें। इस चैनल पर सेविंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू।